तो भाई आज हम आप लोगों को पंचकोश हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हिंदी में बोले तो पंचकोश व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को फोर्थ में। तो ये आप लोगों के पास किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। लेटेस्ट सिलेबस जो है भाई आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें भाई यही 4 यूनिट आप लोगों को दी गई हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार करा है, जिसमें भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है वो भी कवर अप करवा दिया गया है। जो 5% सिलेबस बचा है वो वाला बचा है भाई, जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यही सब आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई ये पूछा जा रहा है कि जो एक कंट्रोल्ड माइंड होता है, एक संतुलित मस्तिष्क होता है, वो एक अच्छा डिसीजन लेने में कैसा रोल प्ले करता है। इस चीज को समझाना है हमें अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, वही सारी चीज आपको एग्जाम के अंदर बतानी है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इसका यहाँ पे परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भाई हमें समझना पड़ेगा ये संतुलित मस्तिष्क होता क्या है, ये बैलेंस ब्रेन जो होता है भाई, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो आप सबको पता है, हम सबका अपना अपना माइंड होता है। ठीक है, हम सबके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी चीजों को समझ जाता है, कोई बहुत देर से चीजों को समझता है। ठीक है, किसी का दिमाग बहुत पावरफुल होता है, किसी का दिमाग बहुत कमजोर होता है। ठीक है, बट ऐसे में एक वर्ड आता है भाई, संतुलित मस्तिष्क या फिर बैलेंस्ड ब्रेन, या फिर इसे आप कंट्रोल माइंड भी कह सकते हैं। पर देखो, तो ऐसा माइंड, एक ऐसा दिमाग जो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में, टफ से टफ सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम रहता है, बहुत ज्यादा शांत रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। ठीक है, मतलब हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो माइंड ऐसा नहीं कि टफ सिचुएशन आई तो कहीं ना कहीं दिमाग काम करना बंद कर जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर बहुत ही टफ सिचुएशन दे दो उन्हें, तो उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। और जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मतलब जिनको अगर टफ से टफ सिचुएशन के अंदर भी वो लोग अच्छे तरीके से चीजों को डील कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का जो माइंड होता है ना, ऐसे माइंड को ही कहीं ना कहीं संतुलित मस्तिष्क कहा जाता है। ऐसा मन या ऐसी बुद्धि जो हर परिस्थिति में या फिर हर सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं क्लेम रहती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, और सही तरीके से कहीं ना कहीं वर्क कर सकती है। ऐसी बुद्धि को कहीं ना कहीं संतुलित मस्तिष्क या फिर बैलेंस्ड ब्रेन जो है वो कहा जाता है। लाइक कैप्टन कूल, हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है, उनके दिमाग को कहा जाता है ना, काफी कूल रहते हैं, काफी काम रहते हैं। भाई क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं काफी कभी कभार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। बस ऐसे मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं वो अपने माइंड से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वही भाई उनकी बुद्धि जो है, उनका जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से डील करना जानता है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है भाई, यहाँ से मैंने आपको एक परिचय जो है इसका दे दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई, संतुलित मस्तिष्क से निर्णय लेना श्रेयस्कर होता है। भाई श्रेयस्कर का मतलब होता है बेहतर होता है। तो भाई देखो, जो संतुलित मस्तिष्क होता है, तो जब हम उससे डिसीजन लेते हैं तो क्या ये बेहतर होता है, वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे। या फिर इंग्लिश में देखो तो भाई, इट इज बेटर टू टेक डिसीजन विद बैलेंस्ड माइंड। भाई देखो, इसे इन पॉइंटों को पढ़ने से पहले आप सिंपल सी बात सोचो भाई, अगर आपका दिमाग काम है, बहुत शांत है, तो जाहिर सी बात है भाई, ज्यादातर आप जो डिसीजन लोगे वो काफी सोच समझ के लोगे। और जब सोच समझ के हम डिसीजन को लेते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं वो सही डिसीजन होंगे। ठीक है, देखो हर तरह से भाई कोई भी पूरी तरीके से सारे डिसीजन हमेशा सही नहीं ले सकते। ठीक है ना, सब कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। बट वही बात आ जाती है कि जब हम चीजों को सोच समझ के करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें हमारी बेहतर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई हमारा, विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। भाई देखो भाई, संतुलित अगर हमारा जो माइंड है वो बैलेंस्ड है, वो संतुलित है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा विवेक है, जो हमारा दिमाग है, वो कहीं ना कहीं भाई अच्छे डिसीजन लेने की ओर ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चीजों को पहले सोचेंगे, पहले हम चीजों को समझेंगे कि भाई अगर मेरे को डिसीजन लेना है तो उसके मुझे क्या प्रॉफिट होंगे, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं अपने विवेक से, अपने दिमाग से पहले सोचेंगे। उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपना डिसीजन जो है वो
लेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है भाई, संतुलित मस्तिष्क से एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। सेकंड पॉइंट आता है भाई हमारा भावनात्मक आवेग से बचाव, अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल आउटबर्ट्स। भाई देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब भावनाओं में बह के कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और आगे जाके कहीं ना कहीं उन्हें अपने डिसीजन का रिग्रेट भी होता है। आप में भी भाई ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं भाई फीलिंग्स में आके या फिर अपने इमोशंस में आके कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो बैलेंस्ड है, वो संतुलित है, तो इसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे इमोशंस में बह के डिसीजन अपने नहीं लोगे। तो ये देखने को मिल जाता है। फिर आता है भाई दूरदर्शिता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फोरसाइट। भाई देखो सिंपल सी बात है, जब आप अपने डिसीजन लेने से पहले चीजों को समझोगे, पहले जानोगे, तो भाई जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं आगे तक की सोचोगे कि भाई अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो इसका मेरे पे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इससे मुझे क्या क्या एडवांटेज होंगे, इससे मुझे क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप आज की सिचुएशन को देख के कहीं ना कहीं अपना डिसीजन लोगे, नहीं भाई, आगे भी इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, इन चीजों को भी कहीं ना कहीं आप ध्यान में रख के अपने डिसीजन को कहीं ना कहीं लोगे। तो भाई एक संतुलित मस्तिष्क जो होता है वो कहीं ना कहीं भाई आपकी दूरदर्शिता का भी कहीं ना कहीं विकास जो है वो कर देता है। इसके अलावा इस समस्याओं के समाधान में सहायक या फिर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। पर देखो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी टफ टफ सिचुएशन हमारी लाइफ के अंदर हमेशा आती रहती है, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन आती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ज्यादातर लोग जिनका दिमाग काम नहीं करता वो तो भैया परेशान हो जाते हैं, चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ने लग जाते हैं। बट जिनका माइंड काम होता है, जिनका माइंड बैलेंस होता है, वो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छी तरीके से डील जो है वो कर पाते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में उपयोगी या फिर यूजफुल इन सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप। तो देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनको भाई मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं, बिल्कुल है ना, कुछ भी बात हुई लड़ने लग गए, बहसबाजी हो गई या फिर चुप हो जाते हैं। बट एक इसकी जगह अपोजिट वो लोग होते हैं जिनका माइंड होता है काफी काम, वो चीजों को हैंडल करते हैं, चीजों को समझते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या समस्या है, उसके बाद कहीं ना कहीं समस्या को समाधान किया जाता है। बट भैया ऐसे जो लोग होते हैं जिनका दिमाग काम होता है काफी ज्यादा, काफी बैलेंस्ड होता है, काफी कंट्रोल होता है, वो कहीं ना कहीं भाई उनके जो रिलेशनशिप है, उनके जो भाई संबंध है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे चलते हैं सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, और उनके जो खुद के पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो भी उनके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छे चलते हैं। इसके अलावा ये नेतृत्व और सफलता का आधार या फिर द बेसिस ऑफ लीडरशिप एंड सक्सेस। तो भाई जिसका दिमाग काम होगा, जिसका दिमाग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बैलेंस्ड माइंड होगा, जो चीजों को कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन को भी कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है भाई एक नियंत्रित मस्तिष्क। भाई एक कंट्रोल जो माइंड होता है एक निर्णायक मस्तिष्क है, मतलब भाई आप कंट्रोलिंग ब्रेन इज अ डिसीविज ब्रेन। मतलब वही बात कि जो एक कंट्रोल माइंड होता है, एक नियंत्रित मस्तिष्क होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम अपने माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या एक ऐसा मस्तिष्क कहीं ना कहीं एक अच्छे निर्णय लेने में कहीं ना कहीं सहायक है या नहीं है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई स्पष्ट सोच की क्षमता या फिर क्लियर थिंकिंग एबिलिटी। भाई देखो नियंत्रित मस्तिष्क एक ऐसा मस्तिष्क जिसके ऊपर भाई मेरा कंट्रोल है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जब टफ सिचुएशन आती है मैं चीजों को छोड़ देता हूँ, है ना, कहीं का अपना दिमाग काम करना बंद कर देता, नहीं भाई, मेरा अपना माइंड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है, मैं चीजों को अच्छी तरीके से डील कर सकता हूँ, चाहे टफ सिचुएशन हो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मेरी एक क्लियर थिंकिंग की जो एबिलिटी है, मैं चीजों को सही तरीके से कहीं ना कहीं सोच समझ सकता हूँ और अपनी डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंग ले सकता हूँ। इसके अलावा भावनाओं पे नियंत्रण, कंट्रोलिंग इमोशंस। तो भाई जिसका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाता है वो अपने इमोशंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है इजीली कर सकता है, ठीक है। उसको अपने गुस्से पे, अपने लोभ पे, अपने मोह पे, अपने भय पे, हर तरह के इमोशंस के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा अगर वो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर ले। और आज के समय में अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करवाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आत्मविश्वास और दृढ़ता, कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस। तो भाई देखो जाहिर सी बात है अगर आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बिल्डअप होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा समस्याओं के समाधान में सहायता या फिर हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक कंट्रोल माइंड वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चीजों को बहुत प्यार से चीजों को डील कर सकता है, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन हो, टफ सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम पीरियड हो, वो कहीं ना कहीं चीजों को इजिली पेशेंस के साथ, संयम के साथ कहीं ना कहीं इजिली डील जो है वो कर सकता है कि भाई सिचुएशन क्या चल रही है, अभी मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए, मुझे भी यहाँ पे क्या रिएक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं चीजों को डील कर सकता है। इसके अलावा सफल नेतृत्व का आधार, द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। तो भाई एक लीडर अच्छा वही बन सकता है जिसका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल है, जो चीजों को काम टफ से टफ सिचुएशन में भी काम रह सकता है ना, चीजों को समझ के कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकता है। अब जाहिर सी बात है आपको खुद पता है कि ऐसा व्यक्ति जो
जिसका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, अब उसके सामने एक टफ सिचुएशन रख दी और वो लीडर है किसी ग्रुप का, तो जाहिर सी बात है अगर वही हार जाएगा, वही चीजों को सही तरीके से ले नहीं पाएगा, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसकी टीम भी बिखर जाएगी। बट इसके अपोजिट अगर एक ऐसा लीडर है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा काम है, काफी ज्यादा माइंड पे उसका कंट्रोल है, तो भाई अगर उसके सामने अगर एक टफ सिचुएशन आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं चीजों से हैंडल करने की कोशिश करेगा, और अगर लीडर हैंडल करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी टीम भी उसके पीछे सपोर्ट में रहेगी। इसके अलावा जीवन में सफलता का मार्ग, द पाथ ऑफ सक्सेस इन लाइफ, फिर देखो शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गई, बिजनेस हो गया, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाई सक्सेस के लिए अच्छे डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे सही समय पे, सही जगह पे, तो हमें आगे जाके रिग्रेट होगा। और एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं हमें अच्छे माइंड का होना या फिर अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बस भाई लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना, एक कंक्लूजन ऐड कर देना है, आप लोगों का क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई ये पूछा जा रहा है कि एक अच्छे माइंड के लिए, एक अच्छे शरीर के लिए अच्छे भोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, वही सारी चीज आप लोगों को बतानी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई देखो हमारी जो लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, इसमें अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारा ना तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, ना ही हमारा माइंड अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अच्छे खाने का होना हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में इंडिया के अंदर अच्छी न्यूट्रिशन का मिलना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, इसी कारण से कहीं ना कहीं आप लोगों को भाई कुपोषित लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलते भी होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उनका शरीर भी उस तरीके से ग्रो नहीं होगा जिस तरीके से उनका ग्रो होना चाहिए था। और जब शरीर ही इतना ग्रो नहीं होता है तो इससे कहीं ना कहीं हमारा शरीर का इम्पैक्ट ना कहीं ना कहीं हमारी पूरे माइंड पे भी पड़ता है। ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजों को सोचने भी लग जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम जैसा खाते हैं वैसा ही बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर भी, हमें हमारे शरीर के साथ या फिर हमारी बॉडी के साथ आप लोगों को देखने को भी मिलता है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं ये उत्कृष्ट आहार का मतलब क्या होता है, फिर एक्सलेंट डाइट का मतलब क्या होता है। तो देखो ऐसा खाना, ऐसा भोजन जो हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो, हमारे शरीर को भाई जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे, ऐसे खाने को कहीं ना कहीं उत्कृष्ट आहार या फिर एक्सीलेंट डाइट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ऐसा आहार जो होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है और उसको कहीं ना कहीं भाई निरोग रखने में कहीं ना कहीं सहायक होता है, मतलब बीमारियों से मुक्त रखने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। ठीक है, और जैसा आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। ठीक है, ये भी बहुत चलता है। ठीक है, हम जैसा खाते हैं वैसे ही सोचने भी लग जाते हैं। अच्छा खाएंगे अच्छा सोचेंगे, खराब खाएंगे खराब सोचेंगे। अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं। पहला टॉपिक है भाई हमारा स्वास्थ्य मन और स्वास्थ्य शरीर का आधार उत्कृष्ट आहार है। इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि हेल्दी डाइट जो होती है वो फाउंडेशन होती है एक हेल्दी माइंड की और हेल्दी बॉडी की। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा भाई मन भी अच्छा होगा और हमारी बॉडी भी अच्छी होगी। इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है भाई आहार जीवन का मूल आधार है या फिर डाइट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ। देखो जो खाना होता है, जो आहार होता है, जो फूड होता है, वो कहीं ना कहीं भाई मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कुछ समय बाद परमात्मा के पास पधार जाएंगे। ठीक है, तो खाना जो होता है हमारी लाइफ का बेसिक आधार होता है, बेसिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी के जरिए कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं जिंदा रह पाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भोजन से हमें कहीं ना कहीं भाई कुछ पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं जिंदा रखने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। अगर ये पोषक तत्व हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अब खाना तो मिल रहा है, पर खाने में भी अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उचित आहार नहीं मिल रहा है, सही फूड नहीं मिल रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं भाई हमें शारीरिक दिक्कत भी देखने को मिलेगी। हमारी जो बॉडी है वो ढंग से ग्रो नहीं होगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक रूप से विकास है वो भी कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये चीज हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है या फिर बूस्ट इम्यूनिटी। तो देखो अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छे न्यूट्रिशन हमें मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ेगी। अभी इम्यूनिटी क्या होती है? तो भाई वही जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है ना, उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इसे इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूत होती है अच्छे खाना खाने से। ठीक है, इसमें विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, प्रोटीन हो गए या फिर और भी जो पोषक तत्व होते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें मिलती है अच्छे खाना खाने से। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो भाई हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं बनेगी। इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो भाई बस फिर आप देखते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से लोगों को जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, है ना,
हल्का सा मौसम चेंज नहीं हुआ, बीमार पड़ना चालू हो गए। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक होती है। क्यों होती है वो वीक? क्योंकि अच्छा खाना उन्हें नहीं मिलता है। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो खाना होता है वो किसका स्रोत होता है? खाने से हमें भाई पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषक तत्व कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये मानसिक स्वास्थ्य में सहायक या फिर हेल्पफुल इन मेंटल हेल्थ। तो देखो, जो एक अच्छा खाना होता है, अच्छा भोजन होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी ना फ्रेश रहता है, माइंड भी कहीं ना कहीं हमारा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे में पोषण तत्व मिल रहे हैं, अच्छे में विटामिन मिल रहा है। ठीक है, और भी जो भी चीजें हमें खाने से, फूड से मिलती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें खाने से मिल जा रही है। अब ये सारी चीजें हमें मिल रही है, तो इससे हमारी बॉडी जो कहीं ना कहीं ग्रो हो रही है, बॉडी ग्रो हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है, और माइंड भी कहीं ना कहीं सही तरीके से वर्क जो है वो कर पा रहा है। शारीरिक विकास का वृद्धि, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो भाई अच्छा खाना मिलेगा तो हमारे शरीर को लगेगा, हमारे शरीर को लगेगा तो हमारा शरीर ग्रो करेगा। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है, या फिर एनकरेज अ बैलेंस लाइफ स्टाइल। तो देखो, एक अच्छा खाना जो होता है व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाई अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल जो है, वो भी फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। ठीक है, जब शरीर को अच्छा खाना मिलता है, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं भाई सक्रिय, ऊर्जावान होता है, और सकारात्मक महसूस करता है। भाई देखो, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्हें एक अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को लग ही नहीं रहे हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनके शरीर को काफी कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो महसूस होती है। बट अगर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी ऊर्जा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करेंगे, और फिर भाई उन्हें एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जो है वो भी वो जी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब भाई संतुलित आहार का महत्व क्या होता है, या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक बैलेंस डाइट का, उस चीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले भाई शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। और देखो, अगर हम अच्छा खाना खाने, एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे हमारे शरीर को अच्छे खासे पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, रेशे हो गए, है ना, पानी हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगी एक अच्छी डाइट से। ठीक है, और ये सारा हमें मिलेगा तो हमारा बॉडी जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो जो है वो हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है भाई भाई शारीरिक विकास और वृद्धि में सहायक। एक अच्छा खाना, एक अच्छी डाइट जो होती है, वो आपकी बॉडी के विकास में, आपकी बॉडी के ग्रो में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगे, तो आपकी बॉडी जो है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगी। आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी एज तो बढ़ गई है, बट उनका शरीर जो है ना, वो उसके अकॉर्डिंग लगता ही नहीं है कि भाई इतने बड़े होंगे, है ना। क्यों नहीं लगता? वही, क्योंकि उनको अच्छा खाना मिला ही नहीं, अच्छी न्यूट्रिशन उन्हें मिले ही नहीं, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनका शरीर जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, या फिर स्ट्रेंथ इम्यूनिटी सिस्टम। तो भाई देखो, एक अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम तभी तो बनेगी जब आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको अच्छी न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपकी बॉडी में एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी ही नहीं होगी अच्छे खाने से, तो इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी डाइट का लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, फिर आता है मानसिक विकास और एकाग्रता बढ़ाता है। भाई अगर आपका दिमाग खाली रहेगा, मतलब आपका पेट खाली रहेगा, तो आपका दिमाग किसी चीज में लगेगा? नहीं लगेगा। तो अच्छा खाना खाने से कहीं ना कहीं जो हमारी एकाग्रता होती है, जो हमारा भाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है। जो हमारा मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं होता है एक अच्छे खाने को खाने से। ठीक है, एक अच्छा डाइट लेने से। इसके अलावा पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी। तो देखो, दैनिक कार्य को कहीं ना कहीं सफलता पूर्वक करने के लिए शरीर को कहीं ना कहीं पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। किसके द्वारा? एक अच्छे भोजन के द्वारा, एक अच्छी डाइट के द्वारा। ठीक है, संतुलित आहार जो होता है, जो बैलेंस्ड डाइट होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भाई कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये कहीं ना कहीं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे शरीर को मिलते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एनर्जेटिक जो है वो रहता है। इसके अलावा जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव, तो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, छोटी छोटी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। हल्का सा मौसम में चेंज आ गया तो बीमार पड़ गए, है ना, हल्की सी गर्मी बढ़ गई तो बीमार पड़ गए, सर्दी बढ़ गई तो बीमार पड़ गए, बारिश ज्यादा हो गई तो बीमार पड़ गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। वो क्यों कमजोर होती है? क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना खाया नहीं, अच्छी डाइट उन्होंने ली नहीं, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनके अंदर पोषक तत्व होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं इतने नहीं होते हैं। ठीक है, जिस कारण से कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, एक कंक्लूजन ऐड कर देना है, आप लोगों का क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो भाई हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों को भाई ये समझना है, जो प्राण होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, इस चीज को समझना है।
इसके अलावा भाई ये क्वेश्चन में भाई प्राणायाम के बारे में पूछा जा सकता है कि प्राणायाम जो होता है भाई वो मन को शांत रखने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये प्राणायाम वाला क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा जा चुका है। कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना, प्राणायाम से रिलेटेड कुछ भी पूछा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए वही सारी चीजें बतानी जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय को देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो देखो जो योग होता है, जो योगा होता है, जो आयुर्वेद होता है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्राण जीवन की मूल शक्ति, मतलब हमारी जो जिंदगी चल रही है ना भैया, हमारे प्राण पे चल रही है, हमारी सांसों पे चल रही है, जहां सांसें खत्म वहां हम खत्म। ठीक है, ये केवल सांस नहीं है बल्कि जीवन ऊर्जा है, एक एनर्जी है हमारे शरीर में, जिसके जरिए कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं चल रही है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा है जो कहीं ना कहीं शरीर को, मन को, इंद्रियों को कहीं ना कहीं जारी रखती है। जैसी वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है, हमारा मन खत्म हो जाता है, हमारी इंद्रिया भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, प्राण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर के सभी अंगों का संचालन कहीं ना कहीं एक प्राण के जरिए ही होता है। ठीक है, अब ये प्राण का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, लाइफ का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, उस मीनिंग को अभी यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, देखो जीवन शक्ति कह लो या फिर यह वह शक्ति है जो कहीं ना कहीं शरीर को जीवित रखती है और सभी शारीरिक क्रियाओं को कहीं ना कहीं संचालित करती है। मतलब ये कि आप कुल मिला के इतना समझ लो कि जीवन की एक शक्ति है जिसके जरिए कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है, हमारी जो भाई जिंदगी, हमारी जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम जो है वो करता है। ये शक्ति जिस दिन खत्म हो जाएगी वो कहीं ना कहीं हमारा शरीर में कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई प्राणायाम का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे प्राण तो हमने समझ लिया, अब प्राणायाम का क्या मतलब होता है भाई। देखो प्राणायाम एक योगी क्रिया होती है, एक मतलब योग जो होता है ना उसके अंदर की एक क्रिया होती है जिसके जरिए कहीं ना कहीं हम अपनी इस क्रिया के जरिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं और बेटर करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं हम भाई सांस लेना, रोकना और उसे किस तरीके से छोड़ना है, इस तरीके की जो अलग अलग एक्टिविटी होती है उसको कहीं ना कहीं करते हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं अपने मन को शांत रखते हैं, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखने की कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम एक योगिक क्रिया होती है जिसके जरिए कहीं ना कहीं अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर कर सकते हैं प्राणायाम करके। ठीक है, इसके अंदर हम सांस लेने की अलग अलग क्रियाओं को समझते हैं। पहला टॉपिक आता है भाई हमारा, प्राण हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है या फिर प्राण कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है भाई जीवन का आधार या फिर द बेसिस ऑफ लाइफ इज। तो देखो प्राण को कहीं ना कहीं जीवन की शक्ति कहा जाता है क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है कुछ भी नहीं होता है ना, प्राण खत्म हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राण ही कहीं ना कहीं शरीर के जो अलग अलग अंग है, जो मतलब पूरी बॉडी है उसको कहीं ना कहीं, पूरी बॉडी कहीं ना कहीं अगर काम कर पा रही है तो कहीं ना कहीं किसके वजह से कर पा रही है, हमारे प्राण की वजह से कर पा रही है। ठीक है, हमारी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो पा रही है, बॉडी के बाहर भी जितनी भी एक्टिविटी हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे प्राण की वजह से ही हो पा रही है। इसके अलावा श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, रेगुलेट रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो देखो प्राण का सबसे महत्वपूर्ण संबंध श्वसन से, मतलब मेनली तो हम सांस को प्राण के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्राण है, प्राण का सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध है वो किससे, हमारी सांसों से है। ठीक है, जब हमारी सांस कहीं ना, जब हम सांस लेते हैं तब शरीर को कहीं ना कहीं क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। जब हम सांस छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकल जाती है, कार्बोहाइड्रेट बाहर आ जाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो कहीं ना कहीं भाई प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी की सभी कोशिकाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ना हो तो फिर आपको पता है भैया हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम कार्बोहाइड्रेट बाहर छोड़ नहीं पाएंगे और हम कहीं ना कहीं भाई कुछ समय बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसके अलावा क्या भाई शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या फिर प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। तो देखो वही प्राण शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, प्राण मतलब सांस। ठीक है, सांस प्राण शरीर के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके जरिए कहीं ना कहीं शरीर के प्रत्येक अंग को कहीं ना कहीं, अगर प्राण ना हो तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से वर्क जो है वो नहीं कर पाएगी, शरीर सही तरीके से कहीं ना कहीं काम जो है वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब प्राण कहीं ना कहीं भाई शक्ति संतुलित होती है तब कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं को कहीं ना कहीं ऊर्जावान, स्फूर्तिमान और कार्यक्षम महसूस करने लग जाती है कि भैया मेरे बस के कुछ है, मैं कर सकता हूँ। जब प्राण नहीं होते भाई भाई बॉडी एकदम कुछ नहीं कर सकती, बॉडी है ना, बॉडी में आप कुछ कर ही नहीं सकती जब तक बॉडी के अंदर प्राण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, इंप्रूव मेंटल हेल्थ। देखो प्राण का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। अगर अच्छे मतलब संतुलित प्राण, मतलब संतुलित, अगर हमारी सांसें अच्छी हैं, चीजों को फील कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। ठीक है, और पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं चीजों को सोच सकते हैं। अगर वही है टेंशन होगी उन चीजों को कहीं पॉजिटिव में सोच ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा रोगों से रक्षा करता है या फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज। देखो प्राण शक्ति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब शरीर में प्राण प्रवाह संतुलित रहता है, मतलब हमारी जो सांसें वो अच्छी तरीके से भाई हमारे शरीर में आती जाती रहती है, तो कहीं ना कहीं जो शरीर के अंदर के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग बॉडी के अंग है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की जो क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम जो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जो हमारा हो जाता है। इसके अलावा लास्ट में शरीर और मन में संतुलन बनाए रखता है, मेंटेन बैलेंस इन बॉडी एंड माइंड।
तो देखो हमारी शरीर के अंदर हमारे शरीर और जो हमारा दिमाग है उसके साथ बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं इन प्राणों का या फिर इन सांसों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। जब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साधु संत होते हैं वो ध्यान लगाते हैं, ध्यान में वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हैं, अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हैं, तब जाके उनके माइंड के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर हम अपनी सांसों पे कंट्रोल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने प्राण के ऊपर कंट्रोल मतलब अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है हमारा प्राणायाम मन को शांत अवस्था में परिवर्तित करता है, या फिर प्राणायाम ट्रांसफॉर्म द माइंड इनटू क्लेम स्टेट। अगर हम मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो कहना कि किस सिचुएशन में आ जाएगा, शांत अवस्था में आ जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई तनाव और चिंता को कम करता है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये बात देखो सच है भाई, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी सांसों पे कंट्रोल करना सीखते हैं, अपनी सांसों को कब छोड़ना है, कब लेना है सांस को, है ना, इन चीजों पे ध्यान लगाते हैं। जब इन चीजों पर फोकस लग जाता है तो हमारा माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर जो तनाव है, जो हमें भाई स्ट्रेस फील हो रहा है, जो हमें चिंताएं हो रही है, जो एंजाइटी हो रही है, वो कहीं ना कहीं भाई धीरे 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 खत्म होने लग जाती है। इसके अलावा भाई एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि करता है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। देखो प्राणायाम के अभ्यास से अगर हम डेली प्राणायाम करें तो जाहिर सी बात है आप जो एकाग्रता है, जो आपके अंदर फोकस करने की जो मतलब बहुत से लोग होते हैं फोकस नहीं कर पाते चीजों पे, तो फोकस करने की पावर भी कहीं ना कहीं डेवलप हो सकती है अगर आप डेली प्राणायाम जो है वो करें। इसके अलावा भावनात्मकता संतुलन बनाए रखता है, मेंटेन इमोशनल बैलेंस। तो भाई प्राणायाम करने से हम जब ध्यान में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझने लग जाते हैं, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने लग जाते हैं। जब अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो आपके इमोशंस है आप उसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल जो है वो पा जाओगे। इसके अलावा ये मानसिक थकान को दूर करता है, रिलीफ मेंटल फैटिग्यू। तो भाई देखो आज की व्यस्त जीवन शैली में कहीं ना कहीं हमें थकान जो है मतलब हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करता है, हर कोई कहीं ना कहीं परेशान फील करता है, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब हम भाई प्राणायाम करते हैं, हम लंबी लंबी सांसें अंदर लेते हैं, सांसों को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे में एक शांति मिलती है हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो मानसिक थकान है, जो मेंटल फेटिग्यू है, वो कहीं ना कहीं भाई दूर होती है। इसके अलावा सकारात्मक सोच का विकास या फिर डेवलप्स पॉजिटिव थिंकिंग। तो देखो प्राणायाम के जरिए हम प्राणायाम करेंगे, सांस अंदर लेंगे सांस बाहर लेंगे, है ना, अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीखेंगे, तो इससे कहने की जो नेगेटिव थॉट है वो कहीं ना कहीं हमारे ऑटोमेटिक अपने दिमाग में से खत्म होते रहेंगे और पॉजिटिव थॉट जो है वो हमारे दिमाग में आने लगेंगे। ठीक है, तो सकारात्मक सोच का डेवलपमेंट होता है प्राणायाम के जरिए। इसके अलावा आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है या फिर प्रोवाइड्स इनर पीस एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। तो देखो प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से कहने की व्यक्ति को कहने की शांति मिलने लग जाती है। ठीक है, इससे कहना कि हमारे को मेंटली पीस मिलता है ना, मानसिक संतोष भी मिलता है हमें कहीं ना कहीं। ठीक है, इससे कहना कि मन की जो अशांति है, जो मन के विकार है, वो कहीं ना कहीं दूर होने लग जाते हैं। हमारे मन में जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं, नेगेटिव चीजें आने लग जाती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दूर होने लग जाती है जब हम कहीं ना कहीं प्राणायाम जो है वो करते हैं। ठीक है, हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांत जो है वो होने लग जाता है। ठीक है, लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों से भाई सच्चित आनंद के बारे में पूछा जा रहा है कि सच्चित आनंद जो होता है क्या वो मानव आत्मा का भाई अंतिम लक्ष्य होता है, परम लक्ष्य होता है। इस कथन की कहीं ना कहीं हमें एनालिसिस जो है वो करना है। ठीक है, ये कथन कितना सही है कितना गलत है ये चीज हमें समझनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भाई देखो इंडियन फिलोसफी के अंदर, इंडियन भाई धर्मशास्त्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं भाई इस सच्चित आनंद के बारे में बताया गया है और कहीं ना कहीं भाई जीवन का अंतिम उद्देश्य भी कहीं ना किसी चीज को बताया गया है। ठीक है, उपनिषदों के अंदर देख ले, वेदांत दर्शनों में देख ले, ठीक है, इन सभी में कहीं ना कहीं सच्चिद आनंद को कहीं ना कहीं ब्रह्म तथा आत्मा का मूल स्वरूप बताया गया कि जो ब्रह्म है, भगवान है या फिर अंतिम गॉड कह लो, मतलब जो भगवान है वो कहीं ना कहीं क्या है, सच्चिद आनंद, और इसी को कहीं ना कहीं हमें प्राप्त जो है वो करना है। ठीक है, एक बार सच्चिद आनंद का मतलब क्या उसे यहाँ पे समझ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ सच्चिद आनंद, देखो सत्य का मतलब होता है सत्य एवं शाश्वत अस्तित्व, मतलब ऐसा जो कहीं ना कहीं सत्य है और उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसके अलावा चित्त, चित्त मतलब होता है चेतना, ज्ञान एवं जागरूकता, मतलब अपनी चेतना का, अपनी ज्ञान का कहीं ना कहीं जागरूक करना। फिर आता है आनंद, आनंद का मतलब होता है परम सुख, शांति और संतोष। ऐसा फेज, लास्ट फेज जहाँ पे हमें भाई हम इन चीजों से बिल्कुल ही दूर हो जाए। ठीक है, हमें परम सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए प्रॉपर। ठीक है, इसे कहते हैं आनंद। तो भाई देखो सच्चिद आनंद आत्मा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है जो शाश्वत है, सत्य है, दिव्य है, परम आनंद का प्रतीक है। ठीक है, मानव जीवन का कहना कि अंतिम लक्ष्य इसी अवस्था को माना जाता है जहाँ पे मनुष्य को कहना कि पूरी तरीके से हर चीज से कहना की संतुष्टि जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब आता है भाई सच्चिद आनंद मानव आत्मा का परम लक्ष्य। सच्चिद आनंद इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द
ह्यूमन सोल, कहीं ना कहीं भाई क्या बात सच है, इस चीज को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सत्य की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सत्य। भाई देखो सत्य का तात्पर्य उस सत्य से है जो कभी नष्ट नहीं होता, मतलब इस ऐसा सत्य, ऐसी सच तो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, संसार की सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं भाई परिवर्तनशील होती है। भाई आप लोगों को पता है प्रकृति का नियम है परिवर्तन, संसार के अंदर कहीं ना कहीं जो भी चीजें बनी है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो होता रहता है। ठीक है, जबकि जो आत्मा होती है, जो हमारी सोल होती है, वो कहीं ना कहीं भाई एक तो अविनाशी होती है और एक अशाश्वत होती है। मतलब हमारी आत्मा कहीं कभी ना तो मरने वाली है और ना ही कभी नष्ट होने वाली है। ठीक है, जब मनुष्य कहीं ना कहीं सत्य का अनुसरण करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब वह कहीं ना कहीं असत्य और भ्रम से कहीं ना कहीं मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसलिए सत्य की प्राप्ति आत्मा के विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा आता है चित्त का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चित्त। तो देखो चित्त का मतलब होता है शुद्ध चेतना और ज्ञान। ठीक है, एक अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, यही होता है चित्त। ठीक है, मनुष्य केवल कभी नहीं, मनुष्य केवल क्या करता है, भौतिक ज्ञान तक सीमित ना रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, आत्मज्ञान से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, अपने जीवन के मोटिव के बारे में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो समझ जाता है। ठीक है, यह ज्ञान कहीं ना कहीं अज्ञानता को दूर करता है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं विवेकशील, जागरूक और आध्यात्मिक बनाने का काम जो है वो करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है आनंद की प्राप्ति। देखो हर मनुष्य की सुख की खोज, देखो जो जिंदगी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर कोई कहीं ना कहीं सुख की खोज करते हैं। ठीक है, किंतु सांसारिक सुख क्षणिक होता है, मतलब जो संसार में जो चीजें में देख के, जिस चीजों से देख के खुशी मिली है, वो कहीं ना कहीं क्षणिक है। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए है, परमानेंट वो नहीं रहने वाला। ठीक है, आनंद वह परम और स्थायी सुख है जो कहीं ना कहीं आत्मिक शांति, आत्मज्ञान से कहीं ना कहीं मिलता है लोगों को। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसे कहने की वास्तविक आनंद की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। इसके अलावा तभी आत्म साक्षात्कार का मार्ग, द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कहीं की सच्ची आनंद की प्राप्ति इसके जरिए कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, अपने मोटिव को समझ पाते हैं, अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि हमारा यहाँ पे जन्म जो है वो हुआ क्यों है। ठीक है, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, तो मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सच्ची आनंद की अवधारणा कहीं ना कहीं मनुष्य को नैतिक आध्यात्मिक जीवन जीने की कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। सत्य पे, अहिंसा पे, करुणा पे, प्रेम पे, सेवा पे, ऐसे जो गुण है वो कहीं ना कहीं भाई मनुष्य के अंदर डेवलप होते हैं सच्चिद आनंद की प्राप्ति के समय। मोक्ष और जीवन की पूर्णता, सेलिब्रेशन एंड परफेक्शन ऑफ लाइफ। देखो भारतीय दर्शन में कहीं ना कहीं मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। ठीक है, सच्चिद आनंद की प्राप्ति से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, पहले हमें सच्चिद आनंद की प्राप्ति करनी पड़ेगी और इसी के जरिए कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। मोक्ष जो होता है वो अंतिम लक्ष्य होता है जहाँ पे मनुष्य जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई सच्चिद आनंद का महत्व। ये जो भाई सच्चिद आनंद है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, उसे हम यहाँ पर अब अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला था जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति। तो भाई सच्चिद आनंद जो है ना, यही हमें बताने का काम करता है कि भाई हमारा लाइफ का मेनली मोटिव क्या है, हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें इसी के जरिए पता लगती है। फिर आता है सत्य और नैतिकता का विकास, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रूथ एंड मोरलिटी। देखो सत्य का सिद्धांत व्यक्ति को सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। ये जो सत्य का सिद्धांत है व्यक्ति को कहने की सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, जब मनुष्य कहीं ना कहीं भाई एक अच्छी राह पे चलता है, सत्य के मार्ग को फॉलो करता है, तब उसका कहीं ना कहीं चरित्र जो है, जो उसकी इमेज है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी बनती जाती है। सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसकी इमेज काफी ज्यादा सुथरी, साफ सुथरी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा आत्मज्ञान और चेतना में वृद्धि, एलिजमेंट एंड इंक्रीज कॉन्शियसनेस। और देखो चित्त का महत्व आत्मज्ञान और जागरूकता के विकास में भी होता है। ठीक है, ये व्यक्ति को कहने के अपने विचार और भावनाओं और कर्मों को समझने की है मदद करता है। ठीक है, आत्मज्ञान के माध्यम से कहने की मनुष्य अज्ञानता और भ्रम से कहने की मुक्त होकर कहने की एक अच्छे डिसीजन लेने लग जाता है। आंतरिक शांति और परम आनंद प्रदान करता है, प्रोवाइड्स इनर पीस एंड अल्टीमेट बिल्स। तो देखो आनंद जो है कहने की मनुष्य को कहने की क्या देता है, शांति देता है, वास्तविक सुख देने का काम करता है। ठीक है, ये बाहरी चीजों से आनंद नहीं देता। अब हमें आनंद जो है, अब हमें जो शांति है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर से मिलने लग जाती है। जो हमारा तनाव है, जो हमारा भय है, जो हमारा असंतोष है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाता है। इसके अलावा आता है आध्यात्मिक विकास और मोक्ष का मार्ग, द पाथ टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सेवलेशन। देखो सच्चिदानंद जो होता है ना, वो आध्यात्मिक विकास का आधार है। यह व्यक्ति को कहने की आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एक तत्व की ओर लेके जाने का काम करता है ना। आत्मा और परमात्मा के मिलन में कहीं ना कहीं सच्चिदानंद का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके जरिए कहने की व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर पाता है, खुद को जान पाता है, खुद को पहचान पाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को अपने भगवान से जोड़ने का काम जो वो कर पाता है। लास्ट आता है समाज में सद्भाव और मानव कल्याण को बढ़ावा, प्रमोट्स हार्मनी इन सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलफेयर। देखो सच्चिदानंद केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि सामाजिक कल्याण का भी आधार होता है। ठीक है, जब व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्य की राह पे, ज्ञान की राह पे, आनंद से कहीं ना कहीं
परिपूर्ण हो जाता है, जब उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तब वो कहीं ना कहीं प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और सेवा जैसे गुणों को कहीं ना कहीं अपनाता है। उसके अंदर ये सारी क्वालिटी जो इसके अंदर अपने आप बिल्डअप हो जाती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को भाई ध्यान के बारे में समझना है कि ध्यान जो होता है वो हमारे मन को और शरीर को किस प्रकार से कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, या फिर ध्यान के महत्व को भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ध्यान का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो चीज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान के बारे में जो भी आप लोगों से पूछा जाए वही सारी चीजें बतानी जो आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई मैं इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो ध्यान का मतलब मेडिटेशन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कोई, मेरे को लगता भी नहीं आप लोगों में से कोई होगा जो ध्यान को बिल्कुल नहीं जानता होगा ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। ठीक है, कुल मिला के भाई ध्यान जैसे मेडिटेशन कहते हैं, एक यौगिक साधना है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, इसको अगर जब व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति, एक एकाग्रता, है ना, एक संतुलन जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर आने लग जाता है। ठीक है, और अगर हम डेली ध्यान करने लग जाए, डेली मेडिटेशन करने लग जाए, तो इससे कहीं ना कहीं हमें मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है। इसके साथ साथ जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होने लग जाता है। हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड के पॉजिटिव थॉट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाते हैं जब हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन जो है वो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इसका एक परिचय बता दिया। पहला टॉपिक आता है भाई हमारे मन एवं मानव शरीर को किस प्रकार से जो ध्यान है वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ही मानसिक शांति और तनाव में कमी, मेंटल पीस एंड स्ट्रेस रिडक्शन। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब आप भाई ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इससे मानसिक शांति जो है वो मिलने लग जाती है। क्यों मिलने लग जाती है? क्योंकि आप ध्यान में हैं। अब आप अपने जो थॉट हैं उनको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। जब पुराने थॉट, जब नेगेटिव थॉट आपके दिमाग से निकलते हैं, तो पॉजिटिव थॉट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एंटर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक मानसिक शांति जो है वो कहीं ना कहीं मिलने लग जाती है। जो आपका तनाव है, जो आपका स्ट्रेस है, वो भी कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है जब आप ध्यान करने लग जाते हैं। इसके अलावा एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी पावर। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो इससे आपकी जो फोकस करने की पावर होती है ना किसी भी चीज पे, वो बढ़ने लग जाती है। जैसे आज के समय में पता है क्या दिक्कत हो रही है? आज के समय में लोग चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, चीजों पे। अब भाई ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने लगते हैं। अब उस रील स्क्रॉल करने के कारण क्या हो रहा है ना, उनकी जो फोकस करने की जो पावर है ना वो कम हो गई है। अब उन्हें मूवी देखने को कह दो या फिर कोई और भी काम करने को कह दो ना, तो वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अब उनका जो फोकस है वो 3-4 मिनट वाला हो गया कि छोटी सी रील है, उस रील को देखा, उसको हटा दिया, बस इतना फोकस करने की पावर हो गई है। ये बहुत खराब है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो फोकस करने की पावर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। इसके साथ साथ जो हमारी याददाश्त है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। ठीक है, इसके अलावा भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है, मेंटेन इमोशनल बैलेंस। तो भाई ध्यान करने से कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा देखो सिंपल सी बात है, जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे, ध्यान करेंगे, तो इससे हमारे थॉट पे हमारा कंट्रोल लग जाएगा, हमारे दिमाग के ऊपर हमारा कंट्रोल लग जाएगा। और जब हमारे दिमाग के ऊपर हमारा कंट्रोल लग जाएगा तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, हम अपने इमोशंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो रख सकते हैं। फिर इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, इंप्रूव फिजिकल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं भाई जो ध्यान होता है, जो मेडिटेशन होता है, उसे करने से कहीं ना कहीं भाई हमारी जो पॉजिटिव, हमारा जो शरीर है उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, स्ट्रेंथ, इम्यून सिस्टम। तो देखो ध्यान करने से कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं हम भाई ये डिसीज से, बीमारी से कहीं ना कहीं बचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रांग होने लग जाता है ध्यान की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता बढ़ाता है, इंक्रीज इनर पीस एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो भाई ध्यान करने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो आंतरिक शांति है हम उसको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, जो हमारी आत्म जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को समझने लग जाता है, अपने अंदर आत्मचिंतन करने लग जाता है, अपनी कमियों पे, अपनी चीजों पे, अपने थॉट पे, अपने पर कहीं ना कहीं वो वर्क करने लग जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो बस भाई यही था। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा, अभी जो ध्यान जो हम करते हैं ना भाई, इस ध्यान का महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज जरूरी क्यों है, इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है अपने इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले भाई मन को शांत एवं तनाव मुक्त बनाता है, मेक्स द माइंड क्लेम एंड स्ट्रेस फ्री। तो देखो मन को शांत करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की जो थकाव वाली जिंदगी, आज सभी मतलब आज की एक ऐसी जिंदगी चल रही है, एक ऐसी लाइफस्टाइल चल रही है जिसमें कहीं ना कहीं सब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान जो है वो रहते हैं। कोई अपनी परेशानी दिखा देता है, कोई अपनी परेशानी नहीं दिखाता है। ठीक है, छुपा के रखता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को भाई मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए, योगा का सहारा जरूर लेना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो तनाव है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, पर चीजें ठीक हो सकती है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकाग्रता और स्मरण शक्ति को
बढ़ाता है, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर। तो कहीं ना कहीं भाई इससे हमारी भाई योग ध्यान करने से कहीं ना कहीं भाई हमारी जो एकाग्रता है, जो फोकस करने की पावर है, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। हमारी जो मेमोरी है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास, या फिर डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है जब ध्यान करने लग जाते हैं। ध्यान करने से होता क्या, हमारे जो थॉट है हमारा उनके ऊपर कंट्रोल होने लग जाता है। हमारे जो नेगेटिव थॉट है उनको हम निकाल देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट को कहीं ना कहीं आने देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारी सोच भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है और हम अच्छी दिशा में कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं। इसके अलावा मानसिक संतुलन और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने में सहायता, हेल्प मेंटेन मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल कंट्रोल। तो ध्यान करने से भाई आपको कहीं ना कहीं अपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, आप अपने थॉट के ऊपर कंट्रोल करने लग जाते हैं। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, क्यों नहीं रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपका आपके माइंड के ऊपर आप धीरे धीरे कंट्रोल होने लगते हो। तो आप जो इमोशंस होते हैं लाइक गुस्सा आ जाना बहुत जल्दी, डर जाना बहुत जल्दी, किसी से जलन हो, ईर्ष्या हो जाना, जेलिसी फील करना, है ना, तनाव हो जाना, ये सारी जो इमोशंस है ये कहीं ना कहीं आप उन सारी इमोशंस के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो जब आप ध्यान करते हो। इसके अलावा भी शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या फिर इंप्रूव फिजिकल हेल्थ एंड बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। तो देखो ध्यान करने का सिर्फ ये नहीं कि ध्यान कर रहे हैं तो भाई सिर्फ हमारे मन को शांति मिले, नहीं भाई, इसका इफेक्ट जो होता है ना भाई आपकी पूरी बॉडी पे पड़ेगा, ठीक है, आपके पूरे शरीर पे पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा हेल्दी होता है और इसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है ध्यान करने से। ठीक है, इसके अलावा आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, या फिर पेव्स द वे टू अलाइजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी एडवांसमेंट। तो देखो ध्यान कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, इंसान को कहीं ना कहीं रियलिटी को समझने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी के अंदर देखिए, भारतीय दर्शन के अंदर देखिए, तो कहीं ना कहीं ध्यान को कहीं ना मतलब ध्यान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो बताया गया है कि ध्यान के जरिए कहीं ना कहीं हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ईश्वर है तो भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान के जरिए। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ध्यान तो क्या करते थे, ध्यान के जरिए तो अपने ईश्वर से कनेक्ट किया करते थे अपने आप को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ध्यान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है हिंदू धर्म के अंदर भी, भारतीय दर्शन के अंदर भी। ठीक है, जीवन में सुख शांति और संतोष की अनुभूति कराता है, प्रोवाइड्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस पीस एंड कंटेंटमेंट लाइफ। तो कहीं ना कि भाई सुख, देखो आज के समय में तो भाई कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं परेशानी, सबको कहीं ना कहीं दिक्कत है, सब कहीं ना कहीं खुश भी है, सब कहीं ना कहीं दुखी भी है ना। शांति तो भाई किसी को नहीं मिलती आज के समय में। ठीक है, बट भाई ये ध्यान करने से कहीं ना कहीं भाई सुख शांति संतोष ऐसी जो भावना है, ऐसी जो इमोशंस है वो फील किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। लास्ट में एक निष्कर्ष कंक्लूजन आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई त्रिगुण के बारे में पूछा जा रहा है। त्रिगुण क्या होता है, इसका परिचय जो हमें देना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में हम समझेंगे कि भाई त्रिगुण होता क्या है और ये क्या क्या चीजें होती है इसमें, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं इसे। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो त्रिगुण जो है ना, इंडियन फिलोसफी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्रकृति ने 3 गुण बनाए हैं। एक होता है भाई सत्व, रजस और फिर तमस, या फिर इसे भाई आप इसे भाई नॉर्मल भाषा में आपने सुना होगा सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इस तरीके से 3 गुणों के बारे में जाना जाता है। ठीक है, ये 3 गुण कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर होते हैं। ठीक है, ऐसे गुण कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर भाई सतोगुण होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके भाई रजोगुण होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर तमोगुण होते हैं। ठीक है, अलग अलग गुण वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इन तीनों गुणों से भाई कहीं ना कहीं मनुष्य का भाई स्वभाव हो गया, मनुष्य के विचार हो गए, मनुष्य के कर्म हो गए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्हीं से प्रभावित होती है। सतत गुण वाले व्यक्ति के अलग अलग सतत, जो जिसके अंदर सतत गुण होगा उसका स्वभाव अलग होगा, उसके विचार अलग होंगे, उसके कर्म अलग होंगे। जिसके अंदर रजोगुण होगा उसके स्वभाव अलग होंगे, उसके विचार अलग होंगे। जिसके तमोगुण होगा उसके स्वभाव अलग होगा, उसका विचार अलग होगा, है ना। लाइक जो सतोगुण होता है ऐसे व्यक्ति में भाई ज्ञान और शांति होती है। जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्रियाशीलता होता है, इच्छा होती है उसके अंदर काफी ज्यादा। और जिसके अंदर भाई तमोगुण होता है वो कहीं ना कहीं अज्ञान वाला व्यक्ति होता है, मतलब उसके अंदर किसी चीज का ज्ञान नहीं है और वो काफी ज्यादा आलस भी करता है। ठीक है, काम करने से बचता है। तो भाई जो भी व्यक्ति आलस करता है बहुत ज्यादा, उसके अंदर कहीं ना कहीं यही वाला गुण होता है। ठीक है, तमोगुण होता है। ये चीज आप देख भी सकते हैं, ये परिचय। ठीक है, तो 3 गुण होते हैं, इन तीनों गुण से मिलकर कहीं ना कहीं व्यक्ति बनता है। कुछ व्यक्तियों के अंदर भाई सतोगुण होते हैं, कुछ व्यक्ति के अंदर रजोगुण होते हैं, कुछ व्यक्तियों के अंदर तमोगुण होते हैं। ठीक है, अब भाई हम एक बार अब अच्छे से भाई त्रिगुण को समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले भाई त्रिगुण की अवधारणा को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण। देखो त्रिगुण जो है ना, भारतीय दर्शन विशेषकर सांख्य दर्शन का कहने की एक सिद्धांत है। इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्रकृति ने 3 गुण बनाए हैं।
एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, या फिर इसे हम यहाँ पे सत्व, रजस या तमस इस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये गुण कहीं ना कहीं ये गुण केवल बाहरी जगत में ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के मन, विचार, भावनाओं और व्यवहार में भी उपस्थित है। मतलब हमारे हम जिस तरीके का बिहेव करते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इन गुणों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है। वही सारे गुण के अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं चीजें, वही सारे गुणों के अंदर, वही सारे गुणों के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारे थॉट, हमारी फीलिंग्स, हमारे व्यवहार जो है वो देखने को हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहला गुण आता है भाई सतव गुण का स्वरूप या फिर नेचर ऑफ सतव गुण। तो देखो सतव गुण कहीं ना कहीं शुद्धता का, ज्ञान का, संतुलन का, सत्य का, शांति का और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। मतलब ऐसे लोग जो काफी ज्यादा काम रहते हैं, काफी ज्यादा शांत रहते हैं, जिनके अंदर काफी ज्यादा नॉलेज है, काफी ज्यादा वो अपनी लाइफ में बैलेंस्ड है ना, हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा शांति से रहते हैं ना, अच्छा उनका बिहेवियर रहता है, वो सदाचार से रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं भाई हमें सतव गुण देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति में कहीं ना कहीं सतव गुण की प्रधानता होती है, तब वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, विवेकपूर्ण डिसीजन लेता है। ठीक है, नैतिक मूल्यों को कहीं ना कहीं पालन करता है तथा दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं हमेशा करुणा रखता है, सहानुभूति रखता है। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। फिर आता है भाई रजस गुण का स्वरूप, द नेचर ऑफ रजस गुण। देखो रजस गुण वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रियाशीलता वाले होते हैं, उत्साह होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती है इनके अंदर, है ना, इच्छा होती है, कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। अब रजस गुण ऐसा समझ लो जो राजसी लोग हुआ करते थे ना, राजा महाराजा हुआ करते थे, इनके अंदर कहीं ना कहीं रजोगुण हमें देखने को मिलता था। सतव गुण किसके अंदर देखने को मिलता था? ये जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण लोग हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर सतव गुण देखने को मिलता था। बाकी लोग जो हुआ करते थे उनके अंदर में तमस गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई सतव गुण मतलब जिनके अंदर भाई कहीं ना कहीं क्रियाशीलता है, उत्साह है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं उनके अंदर, है ना, वो कर्म करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रधानता वाले लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भाई मेहनती होते हैं, है ना, अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं सफलता और उपलब्धियों की ओर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। मतलब उनकी लाइफ में उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सफलता हासिल करनी होती है, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत भी करनी होती है। फिर आता है तमस गुण का स्वरूप या फिर द नेचर ऑफ द तमस गुण। तो देखो तमस गुण कहीं ना कहीं अज्ञान का प्रतीक है, आलस का प्रतीक है, भ्रम, निष्क्रियता, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में फ्री बैठे पड़े भैया, मेरे बस की कुछ ना, मैं कुछ ना कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर तमस गुण की प्रधानता होती है, वो कहीं ना कहीं भाई काफी ज्यादा उदासीन व्यक्ति होते हैं, मतलब उनके बस की कुछ ना, मतलब कुछ नहीं करना चाहते, बैठ के खाना चाहते, ऐसे व्यक्ति होते हैं लोग। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आता है मानव जीवन में त्रिगुण की भूमिका, रोल ऑफ त्रिगुणा इन ह्यूमन लाइफ। तो इन तीनों गुणों के कहने की मानव जीवन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सतव गुण हो गया, रजस गुण हो गया, तमस गुण हो गया, तीनों गुण कहीं ना कहीं भाई मानव के अंदर रहते हैं, परंतु उनकी मात्रा ही अलग अलग होती है। मतलब कुछ लोगों में सतत गुण बहुत ज्यादा हो सकता है, रजस गुण भी बहुत ज्यादा हो सकता है, बस तमस गुण कम होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनमें तमस गुण बहुत ज्यादा होगा, रजस गुण कम होगा, सतत गुण कम होगा, है ना। इस तरीके से मतलब सबके अंदर सारे गुण है, बट अलग अलग मात्रा में है। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा, अब ये जो तिरोगुण है इसका महत्व क्या है भाई, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, उस इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले भाई व्यक्तित्व को समझने में सहायक होता है, फिर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को समझने में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अंदर का गुण। आपके अंदर जैसा गुण होगा वैसे आपका बिहेवियर होगा, है ना। रजस गुण होगा तो भाई रजस गुण वाला बिहेवियर होगा, सतव गुण होगा सतव गुण वाला बिहेवियर होगा, और तमस गुण होगा तो तमस गुण वाला बिहेवियर होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं समझने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये गुण। नेक्स्ट आता है भाई आत्म विकास का मार्गदर्शन या फिर गाइडेंस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो भाई देखो त्रिगुण व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिवर्तन लाने में कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। सतव गुण की वृद्धि से ज्ञान, विवेक, शांति और नैतिकता का विकास होता है। इसके माध्यम से कहने की व्यक्ति अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति को कहने की कंट्रोल कर सकता है, तथा कहीं ना कहीं उत्तम चरित्र का कहने की निर्माण जो है वो कर सकता है। इसके अलावा नैतिक एवं सामाजिक जीवन में उपयोगी या फिर यूजफुल इन मोरल एंड सोशल लाइफ। देखो तीनों गुण होते हैं ना, जो त्रिगुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं सही और गलत के अंदर डिफरेंस करना भी समझाती है, भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ऐसे जो सतव गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब सतव गुण में अच्छी अच्छी चीजें बताई गई। तो सतव गुण वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ मिलकर रहेंगे, सोसाइटी के साथ सहयोग करके कहीं ना कहीं रहेंगे, लोगों के प्रति उनके अंदर सहानुभूति होगी, सद्भावना होगी, है ना, समाज का कहना कि ऐसे लोग भला चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक या फिर हेल्प्स इन मेंटेनिंग मेंटल बैलेंस। तो कहना कि मानव जीवन में कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की भावनाएं होते हैं, सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है। ठीक है, तो त्रिगुण का सिद्धांत कहने की मानसिक संतुलन बनाए रखने में कहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सतव गुण मन को कहने की शांत और स्थिर बनाता है, जबकि रजस गुण कहना कि रजस हो गया या फिर तमस गुण हो गया, ये कहना कि भाई अलग अलग तरीके से चीजों को डील करने के लिए प्रेरित करता है लोगों को। ठीक है, जिनके अंदर भाई रजस गुण हो गया, तमस गुण होगा, वो कहने के अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे अलग अलग अपने इमोशंस के ऊपर। बट जो सतोगुण वाला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा काम रहेगा कैसी भी सिचुएशन में। इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति का आधार, द बेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो कहने की भारतीय दर्शन में कहने की त्रिगुण को आध्यात्मिक विकास से जोड़ा गया है, जिसके अंदर कहने की सतोगुण वाले गुण होंगे वो कहने की आध्यात्मिक की ओर कहने की बहुत ज्यादा आगे
आएगा। जीवन में संतुलन और सफलता का साधन, द मीन्स टू बैलेंस एंड सक्सेस इन लाइफ। तो देखो त्रिगुण का सिद्धांत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। रजस कर्म और प्रगति के लिए आवश्यक है, सतत वही दिशा प्रदान करता है और तमस विश्राम की आवश्यकता को कहने की दर्शाता है। ठीक है, इन तीनों के संतुलित उपयोग से कहने की व्यक्ति सफल, संतुष्ट और उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता है। अगर तीनों की मतलब बराबर की मात्रा, तो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छी तरीके से डील किया जा सकता है। वो कहीं ना एक व्यक्ति कहने की अच्छे तरीके से कहने की सोसाइटी में रह सकता है, अगर तीनों सही मात्रा में हो। ठीक है, अगर एक भी ज्यादा हो जाएगा, एक भी कम हो जाएगा, तो चीजें थोड़ी सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष करना है, कंक्लूजन ऐड कर देना है, आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन होने वाला है, व्यक्तिगत विकास के लिए जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उस इंपॉर्टेंस को हमें समझाना अपने इस क्वेश्चन के अंदर। भाई ज्ञानेंद्रियां पूछी जा सकती है, कर्मेंद्रियां पूछी जा सकती है, या फिर एक ज्ञानेंद्रियों को भाई किस तरीके से भाई जो प्राणायाम होता है वो प्रभावित करता है, वो इफेक्ट पहुंचाता है, उस चीज को हमें समझाना अपने इस क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन घुमा फिरा के भाई अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी तरीके से भाई ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कर्मेंद्रियों के बारे में, या फिर जो प्राणायाम होता है वो ज्ञानेंद्रियों को किस तरीके से इफेक्ट पहुंचा रहा है इसके बारे में पूछ दिया जाए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वही सारी चीजें बताने जो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर समझाने वाला हूं। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भाई देखो, भारत की जो फिलॉसफी है, भारत का जो दर्शन है, उसके अंदर भाई योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बताया गया। इन दोनों के अंदर ना भाई ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया गया है कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती है। तो देखो, ज्ञानेंद्रियां वो इंद्रियां होती हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो बाहरी संसार से क्या प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त करता है। तो भाई देखो, कुल मिला के 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। सबसे पहले भाई हमारी आंखें होती हैं, फिर हमारे कान होते हैं, फिर हमारी नाक होती है, फिर हमारी जीभ होती है, फिर हमारी त्वचा होती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इसी के जरिए कहीं ना कहीं हम जो ये सारी नॉलेज है, बाहरी नॉलेज है, इसको कहीं ना कहीं गेन करते हैं। ठीक है, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के जरिए कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, अब भाई एक व्यक्ति के भाई शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, बौद्धिक विकास में इन 5 ज्ञानेंद्रियों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले भाई व्यक्तिगत विकास में ज्ञानेंद्रियों की भूमिका, या फिर रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो ज्ञानेंद्रियां है, ये किस तरीके से भाई एक व्यक्ति के विकास में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है, उस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहले भाई ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन, या फिर द मेन मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो देखो, जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, वो बाहरी संसार से कहीं ना कहीं सूचना प्राप्त करने का एक मीडियम होती है। इसी के जरिए कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं बाहरी संसार से नॉलेज जो है वो प्राप्त कर पाता है। ठीक है, इसी के जरिए कहीं ना कहीं भाई व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं, परिस्थितियों को कहीं ना कहीं समझ पाता है, जान पाता है, और इसी के जरिए कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत विकास जो है वो हो पाता है। इसके अलावा मानसिक विकास में सहायक, या फिर हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। तो देखो, ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या मिलती है हमें, सूचनाएं जो है, हमारी जो मैसेजेस है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन तक पहुंचते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं इन सूचनाओं का क्या होता है, एनालिसिस होता है कि भाई कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है ना, या फिर किस सूचना के भाई क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। इस तरीके से कहीं ना कहीं भाई सारी सूचनाओं का, सारे मैसेजों का कहीं ना कहीं एनालिसिस होता है हमारे मन के अंदर। ठीक है, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के जरिए कहीं ना कहीं हमारी भाई याद रखने की शक्ति हो गई, है ना, इमेजिनेशन पावर हो गई, सोचने की शक्ति हो गई, सीखने की शक्ति हो गई। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां अच्छी है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा भी बौद्धिक क्षमता का विकास, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो देखो, सही ज्ञान और एक्सपीरियंस के बेस पे कहीं ना कहीं भाई जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से डेवलप जो है वो हो पाता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को भाई सही क्या है, गलत क्या है, इसमें डिफरेंस करना सिखाती है। जो हमारा फैक्चुअल माइंड है, वो कब बनता है, जब हमारा ज्ञानेंद्रियां कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर ज्ञानेंद्रियां अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं फैक्चुअल जो है वो बनेगा, तार्किक जो है वो बनेगा। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार का निर्माण, या फिर फॉर्मेशन और सोशल बिहेवियर। तो भाई देखो, मनुष्य अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की सोसाइटी से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करता है कि भाई उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास की सोसाइटी कैसी है, उसके आसपास के लोग कहते हैं, सारी चीजें कैसे समझता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं भाई वो संचार कौशल में, सामाजिक संबंधों में, व्यवहारिक ज्ञान में कहीं ना कहीं डेवलप कर पाता है अपने आप को। इसके अलावा भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, या फिर मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस। देखो, जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, वही कहीं ना कहीं भाई हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस को, अलग अलग भावनाओं को कहीं ना कहीं ग्रहण करती है। ठीक है, जो व्यक्ति की भावनाएं को प्रभावित करती है।
सकारात्मक एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं मानसिक शांति देता है, प्रसन्नता देता है, जबकि जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं हमें दुख पहुंचाता है। तो हमारे जो इमोशंस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान इंद्रियों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आता है भाई आत्म अनुशासन और एकाग्रता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड कॉन्संट्रेशन। तो भाई ज्ञान इंद्रियों के जरिए कहीं ना कहीं भाई हमारा जो भाई कॉन्संट्रेशन है, जो हमारी एकाग्रता है ना, जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप हो पाता है। अगर ज्ञान इंद्रिय अच्छी होंगी तो हम अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रख पाएंगे, है ना, हमारी एकाग्रता अच्छे से बनी रहेगी। बट अगर हमारी ज्ञान इंद्रिया ही कमजोर है तो कहीं ना कहीं भाई हम अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो एकाग्रता है, जो फोकसनेस है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा ये नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में योगदान या फिर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो भाई इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं भाई हम अपने मन में अच्छे विचार ला पाते हैं। अगर हमारी ज्ञानेंद्रिय अच्छी है तो हमारे हमारे जो थॉट होंगे, हमारे जो विचार होंगे वो भी कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। हम पॉजिटिव कार्यों में कहीं ना कहीं अपने आप को डालेंगे, ठीक है, पॉजिटिव कार्य करने में कहीं ना कहीं अपने आप को डालेंगे, ठीक है। योग के जरिए, अध्यात्म के जरिए, है ना, आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं इन इंद्रियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। अपने इंद्रियों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, कहीं ना कहीं नैतिक डेवलपमेंट तो होता ही होता है। भाई 5 ज्ञानेंद्रियों पर प्राणायाम का प्रभाव। अब भाई जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं इस पे जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम क्या था, प्राणायाम एक एक्सरसाइज थी सांसों की, है ना, उस एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है इन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर उसे हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले भाई नेत्रों पर, फिर इफेक्ट्स ऑन द आई। देखो प्राणायाम से कहीं ना कहीं शरीर में कहीं ना कहीं रक्त जो संचार है, रक्त का संचार है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हो पाता है, ठीक है, जिससे आंखों को कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिल पाती है, पोषण मिल पाता है ना। और डेली प्राणायाम करने से कहीं ना कहीं आंखों की जो थकान होती है वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है, जो हमारी फोकसनेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है, हमारी जो आंखें की देखने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है, मानसिक तनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है, ये चीजें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक कान या फिर इफेक्ट ऑन द एयर। तो देखो प्राणायाम कहीं ना कहीं तांत्रिक तंत्र को शांत और संतुलित करता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी सुनने की जो पावर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक एकाग्रता है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुल मिला के भाई प्राणायाम करने से कहीं ना कहीं हमारी जो सुनने की पावर है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा नाक पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द नोज। तो देखो प्राणायाम का सीधा संबंध नासिका से होता है। भाई सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से तो लेंगे फिर छोड़ेंगे, है ना, प्राणायाम के अंदर ये करना होता है। तो कहीं ना कहीं इससे नाक तो अपने आप ही अच्छी और हो जाती है, ठीक है। नासिका को कहीं ना कहीं सुरक्षा रखती है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी नाक है वो कहीं ना कहीं साफ रहने लग जाती है, ठीक है, सांस लेने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, हमारे फेफड़े कहीं ना कहीं मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा जीभ पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द टंग। तो देखो प्राणायाम कहीं ना कहीं मन और इंद्रियों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है, जिससे कहीं ना कहीं स्वाद संबंधी इच्छाओं पे हमारा कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो बढ़ने लग जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं संतुलित एवं सात्विक भोजन कहीं ना कहीं अपनाने लग जाता है। मानसिक शांति के कारण कहीं ना कहीं हमारी जीव से संबंधित अनावश्यक आसक्तियों में भी कहीं ना कहीं कमी जो है वो आने लग जाती है, ठीक है। त्वचा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द स्किन। तो देखो प्राणायाम के कारण क्या होता है, रक्त संचार हमारे शरीर में बढ़ता है। भाई मतलब कुल मिला के अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बॉडी है ना वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़िया हो जाती है, थोड़ी ठीक हो जाती है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो प्राणायाम करने से भी यही होता है, अगर प्राणायाम करेंगे हमारी जो बॉडी है, जो हमारी स्किन है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मानव व्यक्तित्व विकास में कर्मेंद्रियों का महत्व। तो हमने ज्ञानेंद्रियां समझ ली थी, अब एक कर्मेंद्रियों का क्या महत्व होता है, इन कर्मेंद्रियों के महत्व को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आता है कार्य क्षमता और कर्मशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्केबिलिटी। देखो जो कर्मेंद्रियां होती है ना वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को विभिन्न कार्य करने की कहीं ना कहीं क्या देती है, क्षमता देती है। हाथ हो गए, पैर हो गए, वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं मनुष्य अपने दैनिक कार्य को कहीं ना कहीं संपन्न जो है वो कर पाता है, ठीक है। इनका उचित उपयोग व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्मठ बनाता है, सक्रिय बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। संचार कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो भाई देखो वाणी जो है ना वो भी एक कर्मेंद्रिय है ना, इसके जरिए कहीं ना कहीं अगर हम अच्छी वाणी रखेंगे, अच्छा लोगों से बोलेंगे तो कहीं जाहिर सी बात है लोग हमसे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। और अच्छे बोलने वाले जो अच्छे तरीके से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी वाणी से कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल। तो कहने की भाई ज्ञान, जब व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों का सही उपयोग करने लगता है ना, अपने कार्य को कहने की अच्छे तरीके से करने लग जाता है, तो उसके अंदर कहने की जो कॉन्फिडेंस है वो कहने की काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। इसी कॉन्फिडेंस के कारण कहने की व्यक्ति जो लीडरशिप वाली क्वालिटी जो उसके अंदर कहीं ना कहीं आने लग जाती है। सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना या फिर स्ट्रेंथिंग सोशल टाइज। देखो कर्मेंद्रियों के माध्यम से कहने की व्यक्ति समाज के साथ संवाद
और सहयोग स्थापित करता है। अच्छे व्यवहार, विनम्र वाणी और सकारात्मक कार्यों के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के सामाजिक संबंध कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा अनुशासन और आत्मनियंत्रण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल, अगर हम अपने कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल कर ले तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपने आप पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के अंदर ला सकते हैं, हम अपने अंदर अनुशासन ला सकते हैं, पेशेंस ला सकते हैं, आत्म संयम कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कर्मेंद्रियों के माध्यम से कहीं ना कहीं किए गए अच्छे कार्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। सत्य बोलना चाहिए, सेवा करना, परिश्रम करना, नैतिक आचरण अपनाना कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं आदर्श और सम्मानित बनाता है, जिससे कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी में हमारी इमेज जो है काफी ज्यादा क्लियर, काफी ज्यादा अच्छी जो है वो बनती है। लास्ट में एक निष्कर्ष आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों को भाई पंच कोशों के बारे में समझना है या फिर 5 कोशों के बारे में समझो, उनके क्या कार्य होते हैं, इन कार्यों को भी यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को वहां पे अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे भी 5 कोशों के बारे में पूछा जाए, वही सारी चीजें बता लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई देखो, इंडियन फिलोसफी के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर या फिर योग शास्त्र के अनुसार कहीं ना कहीं मानव शरीर केवल स्थूल शरीर नहीं है, मतलब ये नहीं है जो शरीर बना पड़ा बस इतना ही नहीं है, बल्कि 5 आवरणों से या फिर 5 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, और वो 5 चीजें कौन सी है, इसका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, तो भाई तैत्तिरीय उपनिषद में। एक उपनिषद है, देखो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे उपनिषद है हमारे, तो उसी में से एक उपनिषद है भाई तैत्तिरीय उपनिषद। इसके अंदर भी बताया गया है कि भाई हमारा जो शरीर है वो 5 आवरणों से या फिर 5 कोशों से मिलकर बना है। ठीक है, ये कोश आत्मा को ढकने वाले आवरण है। ठीक है, हमारी जो आत्मा है इन्हीं के अंदर कवर है, और ये 5 कोश कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन सब से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ठीक है, इन्हें 5 कोश कहा, और इन्हीं को 5 कोश जो है वो कहा जाता है। अब कौन कौन से 5 कोश है उन्हें एक एक कर हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। 5 कोशों का वर्णन और उनके कार्य, डिस्क्राइब द 5 सेट्स अलोंग विद देयर फंक्शंस। सबसे पहले आता है भाई अन्यम कोश। भाई देखो, हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, शरीर की समस्त संरचनाओं का आधार इसे कहा जाता है अन्यम कोश को कहा जाता है। ठीक है, इसका मेनली कार्य क्या होता है, इसका मेनली कार्य होता है शरीर को पोषण देना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की ग्रो करना। ठीक है, शरीर को एनर्जी प्रदान करना, और जो हमारी डेली लाइफ की भाई क्या नाम है फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको कहीं ना कहीं भाई कंट्रोल करना हमारा इस अन्यम कोश का ही काम होता है। ठीक है, स्वस्थ भोजन और उचित जीवन शैली से कहीं ना कहीं अन्यम कोश जो है वो अच्छा बना रहता है। इसके बाद आता है भाई प्राणायाम कोश। तो देखो, प्राणायाम कोश कहना है कि शरीर में विद्यमान जीवन ऊर्जा है या फिर प्राण शक्ति को कहा जा सकता है। अगर मतलब ये प्राणायाम गया तो हम भी चले गए। ठीक है, यह श्वसन, रक्त संचार, पाचन तथा अन्य जैविक क्रिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं शरीर में भाई ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यय नामक 5 प्रमुख प्राण है, इसके कार्य का संचालन कहीं ना कहीं ये करता है। ठीक है, मतलब जिस दिन प्राणायाम खत्म होगा उस दिन कहीं ना कहीं हम भी खत्म हो जाएंगे। फिर आता है भाई मनोमय कोश। देखो, मनोमय कोश मन, भावनाओं, इच्छाओं और विचारों से संबंधित है। यह इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को ग्रहण कर मानसिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारे मन में जो भी थॉट आते हैं उसके अपोजिट हम क्या रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे मानव कोश के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मनुष्य के इमोशन हो गए, मनुष्य की कल्पनाएं हो गई, मनुष्य की पसंद नापसंद होगी, इसका व्यवहार हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी कोश से रिलेट करती है। फिर आता है भाई विज्ञान में कोश। तो देखो, विज्ञान में कोश बुद्धि, ज्ञान, विवेक और निर्णय क्षमता का केंद्र माना जाता है। ठीक है, ये मनुष्य को कहीं ना कहीं भाई ये बताता है कि भाई गलत क्या है, सही क्या है, कैसे इन चीजों में डिफरेंस करके रखना है। ठीक है, हमारा जो फैक्चुअल माइंड होता है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं विज्ञान में कोश के अंदर ही आती है। ठीक है, हमारा जो अध्ययन, हम जो चीजें पढ़ते हैं, जो चीजें समझते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा भाई एनालिसिस होता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं विज्ञान में कोश के अंदर ही आती है। फिर आता है भाई आनंदमय कोश। इसके नाम से समझ रहे आनंदमय कोश में क्या आता होगा। वही आनंदमय कोश में पंचकोशों में, आनंदमय कोश पंचकोशों में सबसे सूक्ष्म और आंतरिक आवरण है, जो आत्मा के सबसे निकट माना जाता है। यहाँ में भाई परम आनंद हो गया, शांति हो गई, संतोष हो गया, ऐसी जो सारी फील है, ऐसे जो इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं भाई यहीं पे बिल्डअप होते हैं। अब भाई इन पंचकोशों का महत्व क्या है, इन पंचकोशों का भाई महत्व क्या है, इनके महत्व को कहीं ना कहीं हम एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा, प्रोटेक्टिंग फिजिकल हेल्थ। तो देखो, पंचकोश में अन्यम कोश और प्राणायाम कोश शरीर के स्वास्थ्य की नींव है। ठीक है, अन्यम कोश जो होता है शरीर को कहने की पोषण प्राप्त करता है, शक्ति की संरचना प्रदान करता है, जबकि प्राणायाम कोश जीवन ऊर्जा का संचार करता है। प्राणायाम कोश अगर खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। फिर आता है मानसिक संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग मेंटल बैलेंस। भाई देखो, मनयम कोश जो होता है वो कहीं ना कहीं मन, विचारों, भावनाओं को कहीं ना कहीं सेंटर है,
इसके बैलेंस रहने पर व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव, चिंता, क्रोध और भय जैसी नकारात्मक या फिर नेगेटिव भावनाओं से कहीं ना कहीं दूर रह सकता है। ठीक है, तो मानसिक संतुलन बनाए रखने में कहीं ना कहीं इन कोशों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा बुद्धि और विवेक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम, तो कहीं ना कहीं भाई हमारी बुद्धि हो गई, हमारा जो विवेक हो गया, वो तभी डेवलप हो पाएगा जब हमारे कोष जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कोष पे हमारा कहीं ना कहीं सही तरीके से कंट्रोल रहेगा। अगर कोष पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कोष हमारे सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो हमारी बुद्धि जो हो गई, हमारा जो विवेक हो गया, वो सही तरीके से काम जो है वो नहीं करेगा, सही तरीके से डेवलप जो है वो नहीं हो पाएगा। फिर आता है भाई आध्यात्मिक उन्नति में सहायक या फिर हेल्पफुल इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो देखो आनंदमय कोष जो होता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आंतरिक शांति देता है, संतोष देता है ना, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो कोष होता है ना, ये सबसे आत्मा के निकट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये वाली फील आती है कि मुझे अब सेल्फ आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना है, तो ये वाली फील भी तभी आती है जब कहीं ना कहीं हमारा आनंदमय कोष कहीं ना कहीं सही काम कर रहा हो। इसके अलावा व्यक्तित्व के समग्र विकास का आधार, बेसिस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो कहीं ना कहीं पूरे व्यक्ति का अगर विकास सही तरीके से वो करना चाहता है, तो उसके कहीं ना कहीं कोशों का सही तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो अपना विकास तो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सुखी एवं संतुलित जीवन प्रदान करना या फिर प्रोवाइडिंग अ हैप्पी बैलेंस्ड लाइफ। तो देखो पंचकोशों का संतुलन कहीं ना कहीं जीवन में स्वास्थ्य, शांति, संतोष और आनंद को लेकर आता है। अगर भाई पंचकोश सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, पंचकोश अगर खराब तरीके से काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो भाई हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई कुछ शॉर्ट टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक के ऊपर में शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं भाई? तो सबसे पहले भाई अन्यम कोश, फिर परिणाम कोश, त्रिगुणा, फिर ऑल प्राणा। ठीक है, इस तरीके से 4 टॉपिक दिए गए हैं। 4 टॉपिक के ऊपर में कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है भाई अन्यम कोश, इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अन्यम कोश कहीं ना कहीं 5 कोशों में सबसे पहला कोश माना जाता है। ठीक है, ये भारी और स्थूल आवरण है। अन्यम शब्द का मीनिंग क्या होता है? अन्न से बना हुआ। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव शरीर कहीं ना कहीं अन्न से उत्पन्न है। ठीक है, अन्न से पोषित होता है और अंततः अन्न में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा पूरा शरीर कहीं ना कहीं अन्न से ही काम कर रहा है। ठीक है, अगर हमें खाना मिलेगा तो चलेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो हम भी चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इस अन्नम कोश के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, उसको एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भाई शरीर को पोषण प्रदान करना, भाई खाने से तो पोषण मिलता है, तो कहना कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें पोषण कहाँ से मिलेगा? तो अन्नम कोश का मेनली काम क्या है? शरीर को पोषण देना। ठीक है, फिर शरीर की वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो देखो शरीर का ग्रोथ, शरीर का विकास कहना कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसी कोश के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि खाना मिलेगा अच्छा तभी तो हमारा शरीर डेवलप करेगा, खाना नहीं मिलेगा तो डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, प्रोवाइडिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। हमें देखो एनर्जी, हमें खाना मिलेगा, खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं शक्ति रहेगी। ठीक है, तो हमारे शारीरिक शक्ति भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा अंगों की कार्य क्षमता बनाए रखना, मेंटेनिंग ऑर्गन फंक्शंस। तो देखो हमारे जो पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं भाई एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनर्जी मिलेगी तो सही से कार्य करेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो सही से कार्य नहीं करेंगे। और एनर्जी कैसे मिलेगी? तो भाई खाने से मिलेगी। खाना उन्हें अच्छा मिलेगा तो उन्हें शरीर को एनर्जी मिलेगी, है ना। उन्हें एनर्जी मिलेगी, उनके उनके शरीर को एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनके बॉडी पार्ट्स को भी मिलेगी। इसके अलावा रोगों से रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीजेस। तो देखो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पोषण मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा स्ट्रांग होगा। ठीक है, इससे ही कहीं ना कहीं हमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं मिलेगी। इसके अलावा जीवन क्रियाओं का आधार बनाना, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एक्शन। देखो श्वसन, चलना फिरना, बोलना, कार्य करना, अन्य सभी शारीरिक क्रिया कहीं ना कहीं इसी अन्य कोश के ऊपर डिपेंड जो है वो करती है। ये मैंने इसके कार्य देखे, अब इसकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले भाई स्थूल शरीर का प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रोस बॉडी। और देखो अन्नम कोश कहीं ना कहीं मानव शरीर के भौतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हड्डियां होगी, मांसपेशियां होगी, त्वचा होगी, रक्त हो गया तथा शरीर के सभी अंग कहीं ना कहीं इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शरीर को कहीं ना कहीं आकार, संरचना और पहचान प्रदान करने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा अन्न से निर्मित एवं पोषित, मेड एंड नरिश्ड बाय फूड। और देखो हमारे जो शरीर है कहीं ना कहीं खाने के ऊपर ही चलता है। खाना में मिल रहा है हमारा शरीर चल रहा है, खाना में नहीं मिलेगा हमारा शरीर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा शारीरिक विकास का आधार, बेसिस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा पूरा फिजिकल डेवलपमेंट अन्नम कोश के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अन्नम कोश किससे बना है? खाने से बना है। खाना अगर वैसे नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कैसे ग्रोथ हो जाएगा, कैसे ग्रो कर देगा? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करना, प्रोवाइड्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, हमें कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। खाना में एनर्जी देगा, एनर्जी से हमें वही सही चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अन्य कोश का आधार, द बेसिस ऑफ अदर सेल्स।
तो कहना कि अन्य कोश कहना कि 5 कोश में सबसे पहला कोश है, बाकी सभी कोश वो बाकी सभी कोश कहना कि इसी कोश के ऊपर डिपेंड जो है वो करते हैं। इसके अलावा योग एवं जीवन शैली से संबंध, रिलेशनशिप विद योगा एंड लाइफस्टाइल। देखो योगासन, व्यायाम, स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली कहना कि अन्य कोश को स्वस्थ बनाए रखने में कहना कि बहुत ज्यादा सहायक होती है। नियमित अभ्यास से कहना की कार्य क्षमता कहना की हमारी डेवलप हो जाती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों का पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आप लोगों का प्राणायाम कोश। अब भाई प्राणायाम कोश क्या है? देखो प्राणायाम कोश के अंदर प्राण, हमारी पूरी जो हमारी सांसें हैं, ये कहीं ना कहीं भाई इसी के अंदर आती है। ठीक है, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण या जीवन, जीवन ऊर्जा से बना हुआ। ठीक है, यह कोश कहीं ना कहीं शरीर में जीवन शक्ति का संचार करता है तथा शरीर और मन को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, योग और उपनिषद के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्राण ही वह शक्ति है जो शरीर को समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। मतलब अगर प्राण खत्म तो हम भी खत्म हो जाएंगे, ऐसी बात कही जाती है उपनिषदों के अंदर। इसकी भाई विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जीवन ऊर्जा का आवरण और फिर लाइफ एनर्जी कवर। देखो प्राणायाम कोश कहना कि शरीर में कहना कि प्राप्त होने वाली जीवन शक्ति या फिर जीवन शक्ति को कहना कि रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, इसके अलावा अन्यम कोश और मनोयम कोश के बीच सेतु, ब्रिज बिटवीन अन्यम कोश एंड मनोयम कोश। देखो यह कोश जो होता है भाई प्राणायाम कोश कहना कि शरीर और मन के बीच कहना कि एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, उसे उन दोनों को कहना कि जोड़ने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा पंच प्राणों से निर्मित या फिर मेड फ्रॉम पंच प्राणस। देखो प्राणायाम कोश जो होता है वो 5 प्रमुख प्राणों से बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला होता है प्राण, अपान, फिर समान, उदान और व्यान। इनके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो कुल बस उतना समझ लो कि जो पंच प्राण होता है वो 5 प्राणों से मिलकर बना होता है, जो कि मैंने एक एक नाम आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा ये नाड़ियों से संबंधित कनेक्शन विद द नर्व्स। देखो योग शास्त्र के अनुसार प्राण ऊर्जा कहना कि शरीर की नाड़ियों से प्रवाहित होती है। इंडा इंडा नाड़ी होगी, पिंगला नाड़ी होगी, सुषमा नाड़ी होगी। इनके बारे में शायद सब लोगों ने पहले पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने जैसे नहीं, बस इतना याद रखना कि जो हमारे पंच प्राण होते हैं वो कहना कि इंडा, पिंगला, सुषमना इन्हीं नाड़ी से कहना कि संबंधित होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और स्फूर्ति का आधार, द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड विटलिटी। देखो प्राणायाम कोश कहना कि शरीर में ऊर्जा, उत्साह और कार्य क्षमता बनाए रखने में कहना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब भाई प्राणायाम से विकसित, डेवलप्ड फ्रॉम प्राणायाम। देखो योग, प्राणायाम और श्वास नियंत्रण की विधियां द्वारा प्राणायाम कोश को शुद्ध और सशक्त कहना कि बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा प्राणायाम कोश के कार्य। तो भाई इस कोश के कार्य क्या होते हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले श्वसन क्रिया संचालन। तो हमारी जो सांसें चलती है कहीं ना कि इसी कोश की वजह से चल पाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सांसों को चलाने के लिए कहीं ना कि इस कोश का कहीं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऊर्जा का संचार करना, ट्रांसमिटिंग एनर्जी। तो हमारे बॉडी के अंदर कहने की पूरी तरीके से ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, वो इसके जरिए पहुंच पाती है, तो प्राणायाम कोश के जरिए ही पहुंच पाती है। रक्त संचार एवं पाचन में सहायता, वो खाने को पचाने में और कहने की पूरी बॉडी में ब्लड की फ्लो को कहने की अच्छे तरीके से फैलाने का काम कौन करता है? प्राणायाम कोश ही करता है। इसके अलावा शरीर और मन से समन्वय स्थापित करना, स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो कहने के भी दिमाग और मन को जोड़ने का काम कौन करता है? तो प्राणायाम कोश ही करता है। इसके अलावा अंगों की कार्य क्षमता बनाए रखना, मेंटेनिंग ऑर्गन फंक्शन। तो देखो कहीं ना कहीं शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनको कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान करने का काम भी इसी का होता है, और कहीं ना कहीं इनकी जो कार्य क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं भाई मेंटेन रखता है प्राणायाम कोश। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बूस्टिंग इम्यूनिटी। प्राण ऊर्जा को संतुलित प्रवाह कहीं ना कहीं शरीर को स्वस्थ बनाने का भी काम करता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने का काम जो है वो करता है। लास्ट में एक निष्कर्ष, कंक्लूजन आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। मतलब कोई त्रिगुण वाला जो टॉपिक है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने जैसा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैं स्किप यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी ऊपर आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं एक बार, सभी प्राणों का वर्णन, ऑल प्राणा या फिर पंच प्राणों का वर्णन। देखो अभी हमने पंच प्राण के बारे में पढ़ा था, पर पंच प्राण के अंदर भी ना 5 अलग अलग प्राण आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने योग के अंदर, आयुर्वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर कहीं ना कहीं पंच प्राणों के बारे में बताया गया, प्राण के इंपॉर्टेंस के बारे में, प्राण के कार्यों के बारे में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें उपनिषदों के अंदर कहीं ना कहीं बताई गई है। भाई पंच प्राणों को वर्णन या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले आता है भाई प्राण, लाइफ। तो देखो प्राण के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राण वायु का मुख्य क्षेत्र है, हृदय और फेफड़े माने जाते हैं। यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है तथा शरीर में कहने की ऑक्सीजन के प्रवेश, कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में कहने की अपना रोल जो है प्ले करता है। इसी के जरिए कहने कि हमारा पूरा शरीर चल रहा है। जिस दिन हमारे प्राण चले जाएंगे, जिस दिन हमारी सांस चली जाएंगी, उस दिन कहीं ना कहीं हम भी चले जाएंगे। फिर आता है भाई अपान। अपान क्या है भाई? अपान वायु का क्षेत्र नाभि के बीच का भाग है। यह मल मूत्र त्याग, पसीना, मासिक धर्म तथा प्रजनन संबंधित क्रियाओं को कहने की कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। हमारे शरीर के अंदर जो वेस्टेज होता है उसको कहने की बाहर निकालने का काम यही
करता है। फिर आता है समान या फिर सिमिलर, तो समान वायु का केंद्र नाभि क्षेत्र होता है, यहाँ पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है तथा भोजन को कहीं ना कहीं पचाकर पोषक तत्वों को कहीं ना कहीं शरीर के अंदर फैलाने का काम जो है वो करता है, ठीक है, सर्कुलेट करने का काम जो है वो करता है। फिर आता है उदान। उदान कहीं ना कहीं वायु का क्षेत्र है, कंठ और सिर माना जाता है, यहाँ वाणी, स्मरण शक्ति, मानसिक विकास और कहीं ना कहीं चेतना संबंधित जितने भी कार्य वो सारी चीजें यहीं पर होती है। फिर आता है व्यान। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, यह रक्त संचार, स्नायु क्रिया है तथा ऊर्जा के वितरण का कहीं ना कहीं कार्य करती है। व्यायाम शरीर के सभी अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है और उन्हें सक्रिय कहीं ना कहीं बनाए रखता है। भाई लास्ट में इनकी विशेषताएं भी बता रखी है, इन विशेषताओं को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पंच प्राणाओं की विशेषता या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 विटल फोर्सेज। सबसे पहले जीवन ऊर्जा का वाहक, कैरीज ऑफ लाइफ एनर्जी। तो भाई जो पंच प्राण होते हैं इसी के जरिए कहीं ना कहीं हमारी जीवन की जो ऊर्जा है, जो हमारी लाइफ की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। अगर ये सर्कुलेट नहीं होगी तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन। तो हमारी पूरी बॉडी के कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इसी पंच प्राणों के थ्रू हो पाता है। अगर पंच प्राण काम नहीं करेंगे तो हम अपनी बॉडी को सही तरीके से कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य का आधार, द बेसिस ऑफ हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए कहने के हमारे पंच प्राणों का अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पंच प्राण अगर अच्छे होंगे तो हमारी स्वास्थ्य भी, हमारी हेल्थ भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी मानी जा सकती है। लास्ट में प्राणायाम कोश का निर्माण, क्रिएशन ऑफ प्राणायाम कोश। देखो पंच प्राणायाम मिलकर प्राणायाम कोश का निर्माण करते हैं, जो पंच कोशों में दूसरा आवरण माना जाता है। यह कोश शरीर और मन के बीच कहीं ना कहीं सेतु का काम करता है, ठीक है। प्राणायाम कोश के माध्यम से कहीं ना कहीं जीवन ऊर्जा पूरे शरीर में कहीं ना कहीं सर्कुलेट जो है वो हो पाती है। योग एवं प्राणायाम से संबंध, रिलेशन ऑफ योगा प्राणायाम। तो भाई देखो योगा और प्राणायाम का कहीं ना कहीं आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। योगा के अंदर ये एक्टिविटी आती है प्राणायाम, ठीक है। बाकी योगा के जरिए हम कहीं ना कहीं अपने शरीर को, अपने बॉडी को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ग्रोथ लेवल पे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा शरीर को सक्रिय ऊर्जावान बनाए रखना या फिर कीपिंग द बॉडी एक्टिविटी एनर्जेटिक। तो पंच प्राण कहीं ना कहीं शरीर के प्रत्येक अंग और प्रणाली को कहीं ना कहीं आवश्यक कहीं ना कहीं क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं शरीर के अंदर भाई जो हमारी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बनी रहती है, हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पंच प्राणायाम, ठीक है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे इस बुक, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर करवा दिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ भी गई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।